नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी का मेरे YouTube चैनल HR होटालिया ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तथा आपके नए सेशन, नए सत्र की शुरुआत के लिए भी आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तथा मैं आपसे ये कहूँगा कि आने वाला वर्ष, आने वाला सत्र आपके लिए आपकी सभी आशाओं को पूर्ण करे, अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट दें, अच्छे से अच्छी आप तैयारी करें ताकि आपके माता पिता की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सके। दूसरी सबसे बड़ी वर्तमान में जो विकट समस्या आ रही है वो एक कोविड-19 डिजीज़ को लेकर है। इस कारण आप सब घरों में बंद हैं, आप सब इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, आपके संस्थान बंद हैं। नो डाउट सरकार की एडवाइजरी के अनुसार आपको उस एडवाइजरी का पालन करना है, उसका पालन करते हुए घर में रहना है। लेकिन घर में रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना अध्ययन नहीं करें। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि घर रह कर के इस समय का इतना अच्छा सदुपयोग करें कि अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयोग करें। आप इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी प्रकार के सभी चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी जानकारी, उसके संबंधित नोट्स, उससे संबंधित प्रश्न बैंक, उससे संबंधित प्रश्न, बोर्ड का ब्लूप्रिंट और सभी प्रकार के वीडियोज आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप बस मेरे YouTube चैनल को या अन्य किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं तो उस संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास में इस प्रकार के YouTube चैनल उपलब्ध न भी हो तो आप उनका सहयोग करें, आप अपने मोबाइल से उसको कंटेंट उपलब्ध कराएं, एक दोस्त का जो रिश्ता होता है उसको निभाएं। हम लोग सबसे पहले मैं आपके जीव विज्ञान में सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इस साल के बाद नए सेशन यानी 21-22 में सिलेबस बदल जाएगा, NCERT वाला हो जाएगा। लेकिन इस साल आप लोगों के लिए वही सिलेबस रहेगा जो लास्ट ईयर के आपके साथी पढ़ के गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि जीव विज्ञान को पूरी तरह से RBSC ने 10 यूनिट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से 10 यूनिट के अंदर आपका क्वेश्चन बैंक, टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा। उस 56 मार्क्स में सबसे पहले 14 नंबर स्कूल के सेशनल मार्क्स से जाएंगे, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के 30 नंबर का प्रैक्टिकल, अर्थात बोर्ड आपकी परीक्षा केवल और केवल 56 मार्क्स की ही लेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास में जीव विज्ञान को भी वापस 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक वनस्पति विज्ञान जिसमें 5 यूनिट्स, एक आपके पास में प्राणी विज्ञान जिसमें अगेन 5 यूनिट्स। सबसे पहले उन यूनिटों को ध्यान में रखते हुए पहली यूनिट जो बॉटनी की है, उस यूनिट में यूनिट नंबर 1 आवर्त बीजी पादपों में जनन, आवर्त बीजी पादपों में जनन 4 नंबर की यूनिट है। पादप कार्य की फर्स्ट 9 नंबर की यूनिट है। पादप कार्य की द्वितीय 5 नंबर की यूनिट है। जैव प्रौद्योगिकी 5 नंबर की यूनिट है और वनस्पति का आर्थिक उपयोग हमारे पास में 4 नंबर की यूनिट है। इसके बाद मानव कार्य की फर्स्ट 7 नंबर, मानव कार्य की सेकंड 7 नंबर, मानव भ्रूणी की 5 नंबर, आनुवंशिकी 5 नंबर
और मानव स्वास्थ्य और कल्याण 4 नंबर। आप जोड़ सकते हैं। टोटल आपके पास में 10 यूनिट्स हैं और वो 10 यूनिट्स 56 मार्क्स की होगी, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, आपके पास में एक सुनहरा अवसर रहेगा। लोग कहते हैं कि जीव विज्ञान को रटना होता है, आपको रटना नहीं है। जीव विज्ञान में रियली अगर आप इसको प्रॉपर बुक को पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें, तो जो आपके नीट का एग्जाम होता है, उस नीट के एग्जाम में सभी प्रश्न बुक से ही आते हैं। एनसीईआरटी बुक और राजस्थान बोर्ड की बुक्स को आप 11th-12th को प्रॉपरली पढ़ें, आपके पास में मैक्सिमम 80% क्वेश्चन फ्रॉम द बुक इनसाइड्स मिलेंगे। आप किसी भी अपने दोस्त, अपने पूर्व विद्यार्थी से पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली यही एडवाइस करेगा। नंबर 2, वापस आपसे जो बात है वो ये है, पूरे में से पूरे मार्क्स लाना बायोलॉजी में बहुत आसान काम है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का सेटअप ऐसा रहता है, 1 मार्क्स का मीन्स 1 मार्क्स और 1 वर्ड मीन्स 1 वर्ड। 4 मार्क्स इट मीन्स 4 और 5 डिवाइडिंग एज देयर, तो आप आसानी से ले सकते। और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी ला भी चुके, कोई बड़ी बात नहीं है। और इवन आपके एक सब्जेक्ट में भी पूरे लाने को मार्क्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई खुद अपने ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के नाम पे 5,000 रुपए का केस प्राइज देते। और अगर आप लाते हैं और आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेन द प्राइज फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। ठीक है, अब हम बात करें आपके इन आगे वाले दिनों के लिए, तो हम चैप्टर पे आते हैं। यूनिट नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। यूनिट नंबर 1 वो है आवर्त बीजी पादपों में जन्म। आवर्त बीजी पादपों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इस यूनिट में टोटल 4 अध्याय है। बोलो कितने अध्याय हैं? टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर, देयर इज द 4 चैप्टर्स आर देयर। फर्स्ट, अलैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म। सेकंड, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। नंबर 3, परागण, निषेचन और भ्रूण विकास। और लास्ट, जनन की विशिष्ट विधियां या मेथड्स। देखो आपके पास में यूनिट नंबर 1 को अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 अध्यायों में बांटा गया है। और इन 4 अध्याय में बांटने के साथ ये यूनिट 4 मार्क्स की है। 4 नंबर की ये यूनिट है आपके लिए, 4 मार्क्स, 4 चैप्टर। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स और 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। यूनिट पूरी आपके पास में 4 नंबर की है। प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा वो आपके 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, यानी आपके 4 अध्याय रहेंगे। हम अध्याय नंबर 1 पे आ चुके हैं, अलैंगिक जनन पे। अलैंगिक जनन, नर तथा मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास, परागण, निषेचन, भ्रूणी विकास और फल का विकास, और लास्ट आपके पास में जन्म की विशिष्ट विधियां। सबसे पहला हमारे पास में पहला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि जन्म आखिर क्या है? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? इट इज वेरी सिंपल एस्पेक्ट। जन्म जीवों में पाई जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है और इस जैविक प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है।
यानी रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक जैविक प्रक्रिया है और इस जैविक प्रक्रिया में जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है और वो संतति उस जीव के जीवन सातत्य को कंटिन्यूस रखती है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। वो उस जीव के जीवन को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। वो जनन है, जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। दूसरा, जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। नंबर 4, जीव के जीवन का सातत्य बना रहता है। ये तीनों मेथड मिलकर के एक शब्द में क्या कहलाते हैं बताओ? जनन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, जनन के प्रकार। अगर हम लोग बात करें जनन के प्रकार की तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर इज द 2 concepts are there. कंसेप्ट नंबर 1, अलैंगिक जनन। बोलो क्या बताओ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और दूसरा आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मेथड आएंगे, एक आएगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आएगा लैंगिक जनन। कंपेयर करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब ये हुआ जनक एक होगा, नर मादा जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन या दूसरे शब्दों में कह दो युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। तीसरा, निषेचन नहीं होगा। संतति जनक के समान होगी। द प्रोजेनी इज द सिमिलर विथ पेरेंट्स। लैंगिक जनन को चेक करो, जनक 2 होंगे, एक नर और एक मादा। अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्थात युग्मक जनन। निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण जनन भी होगा। संतति जनकों से भिन्न। अलैंगिक जनन को वापस चेक करो, जनन कितना? 1। लैंगिक में जनन कितने? 2, एक नर और एक मादा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन होता है। इधर अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक जनन कहते हैं इसको। युग्मकों का शल्यन अर्थात निषेचन नहीं होता, या युग्मकों का शल्यन अर्थात निषेचन होता है और निषेचन से भ्रूण भी बनता है, जिसको भ्रूण जनन कहते हैं। संतति जनन के समान, संतति जनकों से भिन्न होती है। अर्थात अलैंगिक जनन में एक शब्द आता है, वो आता है क्लोन। इट इज नेसेसरी in the CBSE examination, that is again the question 2 marks. Why the progeny of asexual reproduction is known as the clone? अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्लोन कहते हैं, क्यों? तो आपका आंसर रहेगा 2 कारण है इसके। नंबर 1, आकारिकी रूप से यानी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, और आनुवंशिक रूप से। आनुवंशिक और आकारिकी, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल, दोनों के आधार पे संतति और जनक एक समान होते हैं। और सिंपल तरीका आप यूं समझ सकते हैं, क्लोन मीन्स व्हाट? एक वृक्ष है, उसकी शाखा को तोड़कर लगा दो उस शाखा से बने हुए पौधे में, और उस पौधे के बीच में कोई अंतर नहीं होगा, आकार भी वैसा ही होगा और आनुवंशिक संगठन भी वही होगा। तो क्लोन इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर विद पेरेंट्स। अलैंगिक जनन से बनी संतति को क्लोन कहते हैं,
क्योंकि अकारिकी और आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है। सेकेंड पॉइंट पे आप इसके बाद आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के संबंध में बात करेंगे तो आपके पास में अलैंगिक जनन के संदर्भ में दो शब्द आपको मिलेंगे। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के लिए दो बातें मिलेगी आपको। एक मिलेगा अनिषेक बीजता, एक है वो स्पोरी बीजता, और दूसरा मिलेगा कायिक प्रवर्धन। नाम से पता है अ मतलब बिना, नहीं, निषेक मतलब निषेचन, बीजता मतलब बीज। नाम से पता चल गया होगा कि बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण बनता हो, बिना निषेचन के ही बीज या भ्रूण बनता हो, तो इस प्रकार के जनन को अनिषेक बीजता कहते हैं। एक हेमोस्पोरी कहते हैं। बिना निषेचन के ही बीज और भ्रूण बनता है तो उसको अनिषेक बीजता कहते हैं। दूसरा नाम आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब है जड़, तना, पर्ण, पत्र, कलिका। ये सब के सब भाग, जड़, तना, पर्ण, पत्र, कलिका, ये सारे के सारे भाग कायिक भाग है। और सपोज करें ये एक पौधा है गुलाब का, इसकी ये शाखा है, आप इस शाखा को काट दें तो ये कटा हुआ जो पीस है वो आपके लिए कहलाता है प्रवर्ध कहलाता है। भाग कायिक है क्योंकि तना है तो कायिक है, टुकड़ा प्रवर्ध कहलाएगा। लेकिन इस टुकड़े से पूरा एक गुलाब का पौधा बन जाता है, तब ये प्रक्रिया कहलाती है प्रवर्धन, और पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अर्थात सीधे शब्दों में आप ये कहेंगे कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें आवर्तबीजी पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण और पत्र कलिकाएं नए पादपों का निर्माण करती हो, तब इस प्रकार की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और वह भाग जो नए पादप का निर्माण करता है, तो भाग होता है जो टुकड़ा होता है वो प्रवर्ध कहलाता है, और नए पादप बनने की प्रक्रिया है वो प्रवर्धन कहलाती है। एक शब्द हुआ प्रवर्ध और एक हुआ प्रवर्धन। Now this time we have come on the point, that is the vegetative propagation. कायिक प्रवर्धन की अगर अपन बात करें, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत आसानी से समझें और ज़्यादा इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कायिक भाग का टुकड़ा प्रवर्ध है और संतति यानी पादप बनने की प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे पास में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बोलो? दो प्रकार की। नंबर एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आराम से समझें। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक रूप से जड़, तना, पर्ण का कोई भी भाग जब पादप से अलग हो जाता है तो उसके अलग होने से नया पादप बन जाता है प्राकृतिक रूप से। एक आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला पॉइंट चेक करें, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से कोई भी भाग अलग होता है और नया पौधा बन जाता है, वो प्राकृतिक है। मनुष्य द्वारा अगर उसको पृथक करके फिर पादप प्राप्त किया जाता है तो वो कहलाता है कृत्रिम। हम लोग बात करें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को, हम लोग 4 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक परिवर्धन, पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्र कलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा में ऐसे पादप जैसे आप देख सकते हो नीम है।
आपने देखा होगा नीम की जड़ होती है, नीम की जड़ से नया पौधा बन जाता है, वो जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा या नीम है, शीशम है, या आपके पास में चमेली है, ये वो पादप है, या कुछ पादपों में जो कंदिल जड़ें होती है, जैसे डहेलिया है या एस्पेरेगस है, कंदिल जड़ें, वो उस जड़ों से नया पौधा बन जाता है, वो जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। तने में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तने के बहुत सारे रूपांतरण हैं, जैसे प्रकंद, प्रकंद में आपने पढ़ा होगा अदरक, कंद आपने पढ़ा होगा आलू, धनकंद, धनकंद में आपने पढ़ा होगा अरबी। दूसरा सलकंद, सलकंद में अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा प्याज, लहसुन। और इसी प्रकार से ऊपरी भूस्तरी घास, भूस्तरी का पर्ण में आपने नाम सुना हो तो बिगोनिया, बिगोनिया। और पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल। और पत्र कलिकाओं द्वारा एक आपके पास में अगेव है, अगेव या रामबांस भी कहते हैं, और एक आपके पास में रतालू, डाइकैरियोसिस कहलाता है। यानी जड़ नीम, शीशम, चमेली और कंदिल जड़ों वाले पादप। तने में प्रकंद, कंद, धनकंद, सलकंद, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी का अंत भूस्तरी। और पर्ण द्वारा बिगोनिया और पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा आप बहुत सारी नर्सरियों पे आपको पत्थर चट्टा का पौधा मिल जाएगा। पत्थरी को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसकी पर्ण को मिट्टी में दबा दो, नया पौधा बन जाता है। और पत्र कलिका में अगेव और रतालू। दूसरी विधि आती है अपने पास में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखो साथियों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में हमारे पास में 3 विधि है। नंबर 1 है कर्तन। कर्तन का मतलब होता है कटिंग, यानी किसी भी भाग को काट करके अलग करो और उस टुकड़े से नया पौधा बना लो। तो कर्तन में भी 2 मेथड है, एक जड़ द्वारा और एक है तने द्वारा। तने में जैसे आपको याद हो तो गन्ना ले सकते हो, गुलाब ले सकते हो, बोगनविलिया ले सकते हो। जड़ में आपको याद हो तो आप नींबू का एग्जाम्पल ले सकते हो, अमरूद का एग्जाम्पल लेकर इन जड़ को काट करके नया पौधा बना सकते हो। कर्तन का मतलब होता है काटना। गुलाब की एक शाखा काट करके गोबर में डुबो करके, ऑक्सीजन में डुबो करके मिट्टी में डाल दो, नया पौधा बन जाएगा, तो वो कर्तन है। कर्तन मतलब काटना। दूसरा हमारे पास में स्तरण कहलाता है, लेयरिंग कहलाता है। इसमें 2 विधियां आती हैं, एक दाब विधि या उसको हम लोग बोलते हैं टीला विधि, और एक आती है हमारे पास में घूटी विधि या इसको बोलते हैं वायु दाब विधि कहते हैं। इसमें दाब विधि या टीला विधि में हम लोग क्या करते हैं कि पौधे को जो जमीन के ऊपर रेंगता हुआ है उसकी शाखा थोड़ी जमीन से ऊपर उसको दबा दो मिट्टी के अंदर, जैसे नीचे मिट्टी के अंदर दबा दोगे और वहां से जड़ निकल जाएगी, जड़ निकलते मूल पौधे से काट के अलग कर दो, एक पौधा ये और एक ये, वो दाब विधि। दाब का मतलब दबा करके मिट्टी में दबा दो, नई शाखा बन जाएगी। और घूटी जैसे बरगद है, बरगद की ऊपर वाली शाखा है उसके ऊपर घूटी लगा दो, पानी टपकता रहेगा, नीचे वाले पे आपके पास में ऑक्सीजन लगा दो, जड़ें निकलेगी, नीचे गमला लगा दो, और जैसे पौधे जड़ें आ जाती शाखा से, मूल शाखा को पादप से काट दो, इधर वाला नया पौधा बन जाएगा। वो घूटी या दाब, वायु दाब विधि कहलाती है। एक आती है रोपण। रोपण का मतलब होता है पादप के एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर रोप दो, एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर क्या कर दो, रोप दो। जैसे ही आप एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर रोपोगे, जिसके ऊपर रोपते हो, एक होता है आपके पास में स्कंद होता है, यानी एक स्कंद होता है और एक कंद होता है। जिसके ऊपर रोपा जाता है वो, जिसके ऊपर रोपते वो स्कंद है, जिससे रोपा जाता है वो कंद है। जैसे ये आपके पास में ये एक आपके, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देसी बेर है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर हमारे पास में सेव बेर लगे, तो देसी बेर की शाखा को तो आप काट दो जमीन के ऊपर से 2 फीट हाइट के ऊपर। सेव बेर की शाखा को उसके ऊपर पहले ऐसे वी आकार में काटो और उसको वी आकार में काट के उसके अंदर रोप दो, बांध दो, हार्मोन लगा दो, साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन होगा, पूरा भाग मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक पौधा बन जाएगा, आपका पूरा होल प्लांट बन जाएगा। तो आपके पास नीचे तो पौधा तो कौन सा है, लोकल है, यानी आपकी देसी बेर है। ऊपर आपके पास में नई शाखाएं निकलेगी, वो कौन सी, सेव बेर की हो जाएगी। तो ऐसी विधि कहलाती है रोपण। एक पौधे को उसी की दूसरी किस्म को, जाति एक ही होनी चाहिए, एक पौधे के ऊपर दूसरी किस्म को रोपण करना, रोपण कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। रोपण का दूसरा नाम अध्यारोपण भी है। लेकिन आप उस भाग को किस प्रकार से रोपते हो, आकार कौन सा है, वो जीभ आकार का हो सकता है,
जीवाकार हो सकता है, वो फच्चर के आकार का हो सकता है, वो मुकुट आकार का हो सकता है, वो आपके पास में अन्य और किसी क्रोमन रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार से एक पौधे को उसी जाति के दूसरी किस्म को रोपा जा सकता है, तो ये कहलाएगी कृत्रिम विधि। तो कुल मिला के साथियों हमारे पास में कायिक प्रवर्धन में दो बातें आएगी, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ द्वारा, तने द्वारा, पर्ण द्वारा, पत्र कलिका द्वारा। जड़ द्वारा में नीम, शीशम, समेली की जड़ की से दूसरा पौधा निकल जाएगा, पीपल भी ले सकते हो, कंदिल जड़ें जिनकी होती। तने द्वारा प्रकंद, कंद, धनकंद, सलकंद और ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारी का हो जाएगा। पर्ण द्वारा बिगोनिया और पत्थर चटा यानी ब्रायोफिल्म हो जाएगा। पत्र कलिका द्वारा अगे और रतालु हो जाएगा। कृत्रिम द्वारा मनुष्य ने अपने फसलों को, फली पादपों को, फूलों वाले पादपों को हॉर्टिकल्चर के लिए बढ़ाने के लिए यहाँ पर पादपों को, भागों को काटा जाता है, तो उसमें कर्तन, स्तरण, अध्यारोपण आ जाएगा। कर्तन भी दो प्रकार है, जड़ों की सहायता से, तने की सहायता से। स्तरण दो प्रकार का, शाखा को दबा करके कर लो तो दाव विधि या टीला विधि, और अगर दूसरा आपके पास में शाखा ऊपर वायुमंडल में तो लटका करके दूसरे से शाखा निकाल लो तो वो आपकी घूंटी या वाई दाव विधि कहलाएगी। रोपण में एक पौधे को, एक ही जाति की दूसरी किस्म को उसके ऊपर रोपना अध्यारोपण या रोपण कहलाता है। वो रोपण किस पर, आकार कैसा है उसके आधार पर जीवाकार हो सकता है, फच्चर आकार हो सकता है, मुकुट आकार हो सकता है, वी या वेज आकार हो सकता है। तो ये है आपके पास में कायिक प्रवर्धन की विधियां। महत्व की बात करें, कम समय में आपको पादप प्राप्त हो जाएगा, कम समय में आपको उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, रोग रहित पादप प्राप्त होगा, पादप के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रखा जा सकता है। ये सारे के सारे गुण कहलाते हैं कायिक प्रवर्धन के। आप किसी भी जाति विशेष के महत्व को लगातार इस प्रकार से बनाए रख सकते हो। तो धन्यवाद, आज यहीं तक हम बात करेंगे, बट साथियों मेरे इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्पेशली जो घंटी है उसको आप दबा के रखें, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरी बात, कॉल नहीं करें, ध्यान ये रखें कि जो भी आपकी क्वेरी है डेफिनेटली उस क्वेरी को डालें आप, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे नंबर है 9462291387 या 8003291387। इनमें से किसी भी नंबर पर अपना क्वेश्चन डाल दें, कॉल नहीं करें क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो धन्यवाद, और अगले एपिसोड में कल मिलते हैं। धन्यवाद।